हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों कैसे हो आप सब। आज हमारा चैप्टर नंबर 9 है एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई। जो हमने इनकम डिटरमिनेशन मल्टीप्लायर की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने चैप्टर 7 को फिनिश किया, चैप्टर 8 फिनिश किया और अब हम आए चैप्टर नंबर 9 पर। एक्सेस डिमांड क्या होता है, एक्सेस सप्लाई क्या होती है। थोड़ा थोड़ा तो चैप्टर 8 में इसके बारे में पढ़ाया था मैंने, लेकिन इनके आगे की डिटेल्स क्या है, फर्दर क्या सीखना है और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम अपनी वीडियोस में ही कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे थे उसमें हम लोग थोड़ा डिटेलिंग में जाने से पहले कुछ टर्म्स को सीख लेते हैं और वो टर्म्स जो है चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इनकी हमको आवश्यकता पड़ेगी। पहला जो टर्म लिखा हुआ है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लिखा है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेटा कि जो इकोनॉमी के अंदर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है बेसिकली उसको प्रोड्यूस करने में रिसोर्सेस पूरी तरह से यूज किए गए हैं, यूटिलाइज प्रॉपरली बेसिकली। तो जितने भी रिसोर्सेस इकोनॉमी के अंदर हैं वो लेबर रिसोर्सेस स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं, उनको सही तरीके से यूज किया गया है। ठीक हो गया। दूसरा है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपने गुड्स प्रोड्यूस किया, आपने आउटपुट को भी प्रोड्यूस किया, लेकिन इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज को आपने उतनी इफिशिएंटली यूज नहीं किया जितना इफिशिएंटली वो यूज हो सकते थे। या हम ये भी कह सकते हैं इसको एक और तरीके से कि अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो कुछ ना कुछ कैपेसिटी छोड़ ही देती है इकोनॉमी के पास उनके रिसोर्सेज के रूप में कि आप उसको यूज कर सकते थे पर आपने यूज नहीं किया। ठीक है, वैसे तो दोनों ही केसेस में हमको फुल एम्प्लॉयमेंट में भी इक्विलिब्रियम मिलता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी हमको इक्विलिब्रियम मिलता है, लेकिन डिफरेंस है। ठीक है। तीसरा जो है वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। ये बेटा बेरोजगारी है। ये क्या है बेटा? बेरोजगारी। वॉलंटरी मतलब होता है चाहते हुए काम ना करना, मतलब दोज पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क बाय देयर ओन डिस्क्रिएशन, वो खुद ही काम नहीं करना चाहते अनटिल अनलेस। अच्छा, बेसिकली एक बात और भी है कि आप इसमें देखोगे तो जो एग्जिस्टिंग रेट है, जैसे मार्केट में कोई रेट आपको मिल रहा है, सपोज 1000 रुपीज एक वर्कर को मिल रहा है और वो उस एग्जिस्टिंग रेट पे काम नहीं करना चाहता, उसकी डिमांड है कि उसको 1200 मिले, उसको 1500 मिले। अगर वो ऐसी सिचुएशन में रहते हुए और इसलिए वो मना कर रहा है काम करने से तो उसको हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसी का एक दूसरा जो है हिस्सा वो इनवॉलंटरी है बेटा। कौन सा है? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इसी का रिवर्स है बेटा वो। इसका मतलब क्या कि यहां पे आप देखोगे तो वॉलंटरी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पे तो काम करना ही नहीं चाह रहा था। देखो लिखा है नॉट विलिंग टू वर्क। यहां पे काम करना चाहता है, यहां पे काम करना चाहता है और जितने रेट मार्केट में मिल रहा है वहां उतने भी करना चाहता है, लेकिन जॉब्स अवेलेबल नहीं है। जॉब्स अवेलेबल ना होने के कारण ये बेचारा काम करना तो चाहता है, उस रेट पे भी करना चाहता है, पर उस बेचारे को काम नहीं मिल रहा। तो ऐसे सिचुएशन को हम, ऐसे पॉइंट को इकोनॉमी के अंदर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक हो गया। अब हम इस चैप्टर की डिटेलिंग में चलते हैं बेटा। ठीक है। तो बच्चों हम लोग इस पूरे एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के साथ ये पढ़ रहे थे कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन वो सिचुएशन होती है, वो पॉइंट होती है इकोनॉमी के अंदर जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब जैसे आपने अभी कुछ देर पहले सीखा, जहां पे रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो चुकी है, अब कैपेसिटी नहीं है प्रोडक्शन करने की इकोनॉमी के अंदर, उस केस में आपका जो एडी है वो आपके एएस से ज्यादा है। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जितना प्रोडक्शन हो सकता था मार्केट में उतना प्रोडक्शन हो गया। फॉर सपोज 100 यूनिट हो गई। ठीक हो गया। लेकिन जो प्लान्ड एडी है, जो प्लान्ड एडी है वो कितनी हो रखी है बेटा? 150 यूनिट। इसका मतलब कि जितना रिक्वायर्ड था, जितना हो सकता था उससे ज्यादा का एग्रीगेट डिमांड मार्केट के अंदर प्लान है। इट मींस कि जब ये एक्स्ट्रा आएगा तो ये जो आपका 50 यूनिट का एक्स्ट्रा डिमांड है ये किस पर प्रेशर डालेगा बच्चों? ये डालेगा सप्लाई के ऊपर। और आपको पता है शॉर्ट टर्म में सप्लाई तेजी से बढ़ सकती नहीं है। इस वजह से क्या क्या होगा, वो 3 तरीके के इंपैक्ट पड़ते हैं एग्रीगेट डिमांड में। तो एग्रीगेट डिमांड अगर एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हुआ, इसका मतलब कि ऐसी सिचुएशन जहां पे एक्चुअल
जो एक्चुअल आपका एडी है या हम प्लान कह सकते हैं उसको, वो आपके रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा हो गया है, और वो भी ये तब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव होने के बाद। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपका ये एक्सेस डिमांड बन जाता है, और इसीलिए इस चैप्टर में इसको प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड बोला गया। आपने शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट वाले चैप्टर में जब वहां शेड्यूल बनाया था तो 3 फेसेस पढ़ाए थे। 3 फेसेस कौन से थे बेटा, देखना जरा एक बार। एक आपका एडी ग्रेटर देन एएस था, ठीक है, याद आ गया, याद आ गया, शाबाश। और एडी एएस के बराबर है। जो थर्ड केस था वो ये था। तो यही 3 थे, करेक्ट हो गया। ये वाला तो हम कर लिए शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम को, लेकिन ये जो 2 फेसेस हैं, ये वाले, ये फर्स्ट और ये थर्ड, इन्हीं का लेने देगा पूरा चैप्टर है ये वाला, और इसको हमने अभी अभी समझा, ठीक। अब दिक्कत ये है कि हम लोग कौन से वो रीजंस पे तो जानना चाहते हैं, हम ये रीजन जानना चाहते हैं कि कैसे इकोनॉमी के अंदर ये सिचुएशन आती कैसे है, क्या वो पॉइंट होते हैं या क्या वो रीजंस होते हैं जिस रीजन की वजह से हम लोगों को एडी एस से ज्यादा होता दिखाई देता है। और ये थ्रेट है बेटा इकोनॉमी के लिए। क्या है ये? इकोनॉमी के लिए एक थ्रेट है। ये हो चाहे नीचे वाला जो थर्ड फेज था एडी लेस देन एस वाला, ये दोनों के दोनों इकोनॉमी के लिए थ्रेट है। बीच वाली सिचुएशन इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक। तो पहले हम चर्चा करते हैं रीजन क्या क्या है। देखो पहला रीजन जो है वो, अगर हम ओपन सेक्टर इकोनॉमी की बात करें, पहले ओपन इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में वही है। तो ओपन इकोनॉमी की बात करें तो पहला जो है बेटा वो आता है प्राइवेट कंजम्पशन। क्या हुआ? प्राइवेट कंजम्पशन, मतलब हाउस होल्ड जो खर्चा करता है। अब बेटा आपको पता है प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो थोड़ा सा ना, हमारे इंडिया में तो अक्सर होता भी है कि रिच दिखने के चक्कर में, मतलब अमीर दिखने के चक्कर में कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर करते हैं जिनकी उनको जरूरत नहीं होती, और इसी वजह से वो अपनी डिमांड को बढ़ाते हैं और मार्केट डिमांड को एग्रीगेट जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम अपने को इकोनॉमी में फेस करनी पड़ती है। तो एक तो ये रीजन है, ये इसी के अंदर आता है प्राइवेट कंजम्पशन। अगर लोग अपना कंजम्पशन बढ़ाएंगे बच्चों, कंजम्पशन अगर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली एडी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि एडी का जो मेजरमेंट होता है तो सी जमा आई से ही होता है, तो कंजम्पशन उसका पार्ट है। सी बढ़ेगी तो एडी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है बच्चों? दूसरा रीजन क्या हुआ? दूसरा रीजन हुआ बेटा कि जो इन्वेस्टमेंट है, क्या है? इन्वेस्टमेंट, या यूं कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो कई बार बहुत ज्यादा उसमें रोल प्ले कर देता है जहां एडी बढ़ जाए। कैसे करता है वो देखो। प्रोड्यूसर को क्या लगता है, कई बार इकोनॉमी के अंदर बिजनेस एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा रखते हैं, वो उनको लगता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये बहुत अच्छा रिटर्न के चक्कर में वो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो खर्च करना शुरू करेंगे, और खर्च करेंगे जरूरत से ज्यादा करेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात भी करेंगे। इस सिचुएशन को फिर हमको फिर फेस करनी पड़ती है। तो सेकंड रीजन, तो ये थोड़ा सा ना बेटा, थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर भी है। इसी को इकोनॉमी में बुलिश और बियरिश भी कहते हैं। बुलिश का मतलब बुली, मतलब बेसिकली वो एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख रहे हैं कि हमको रिटर्न जो ज्यादा मिलेगा। और अगर हम लोग नीचे की बात करें जहां पे वो एक्सपेक्टेशन कम रखते हैं, उसको बियरिश भी कहते हैं, बियरिश वर्ड बोलते हैं इकोनॉमी के अंदर। स्टॉक मार्केट में भी ये बुलिश और बियरिश वर्ड इस्तेमाल होता ही है, ठीक है। अच्छा, हमको इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इन दोनों के बढ़ने की वजह से एडी बढ़ती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें, सी जमा आई जमा जी, अगर हम थोड़ा जी को इन्वॉल्व करें और पूरी अगर इकोनॉमी को हम ओपन कर ले तो फिर क्या होता है देखो। क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से भी एडी बढ़ती है? हाँ भैया बिल्कुल होती है, बिल्कुल बढ़ती है। कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे तो वो कहां खर्चा करेंगे? वो पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेंगे, वो एम्प्लॉयमेंट पे खर्चा करेंगे, वो ऐसी ऐसी चीजें पे खर्चा करना शुरू करेंगे जहां पे जनता के हाथ में पैसे पहुंचेंगे। और जब जनता के हाथ में कैश पहुंचेगा वो डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे एडी ग्रेटर देन एस, ठीक है। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के कारण भी एडी जो है वो एस से ज्यादा हो जाता है। चौथा क्या कारण है बेटा? चौथा कारण ये हुआ रिडक्शन इन इंपोर्ट्स। रिडक्शन इन इंपोर्ट्स ऑब्वियसली जो अगला पॉइंट है वो एक्सपोर्ट पढ़ाएंगे हम लोग, तो दोनों के दोनों पॉइंट रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट अगर कम हो जाए,
इंपोर्ट अगर कम हो जाए इसका मतलब हम दूसरे देश से नहीं खरीद रहे हैं। जब दूसरे देश से नहीं खरीदेंगे तो फिर अपने ही देश में खरीदेंगे, और अपने देश में खरीदेंगे तो फिर हमारा एग्रीगेट डिमांड ऊपर जाएगा। जितने की कैपेसिटी थी उससे ज्यादा हम डिमांड करना शुरू करेंगे और इकोनॉमी को एडी ग्रेटर देन एस फेस करना पड़ेगा। तो ये 4 कारण हुए। 5वां कारण, यहां जो इंपोर्ट है वो रिडक्शन हुई ना, एक्सपोर्ट जो है बच्चों, एक्सपोर्ट ये बेसिकली इंक्रीज हो जाए। अच्छा बेटा, अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा, समझो अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट के बढ़ने से हम अपनी जो जरूरत है वो तो दे ही रहे, हमको और प्रोड्यूस करना पड़ेगा दूसरे देश में बेचने के लिए, और दूसरे देश में अगर हम बेचने जाएंगे तो उसके लिए फिर प्रोडक्शन, सप्लाई तो उतनी है, डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड यहां की भी सेटिस्फाई करो, डिमांड वहां की भी सेटिस्फाई करो। इस चक्कर में एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है। ठीक, उसके बाद छठा बेटा क्या होता है? छठा होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या नाम है? डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये क्या होता है सर? बेटा इसको ध्यान से सीखना, 1 नंबर में भी आ सकता है ये। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है, मतलब नए करेंसीज को इशू किया जाता है या नए करेंसीज को प्रिंट किया जाता है, उस केस को हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। और जहां पर ये बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो पैसा पहुंचेगा, और जब कैश पहुंचेगा लोगों के पास तो क्या करेंगे? वो पैसा आएगा तो क्या करेंगे? कंजम्पशन बढ़ाएंगे, कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड फिर ऊपर हो जाएगा। तो ये कुछ कारण है जिन कारण की वजह से हम ये देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा या एक्सेस डिमांड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इस पूरे सिचुएशन में आप थोड़ा सा, 1 मिनट, देखो अगला हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसके कंसीक्वेंसेस क्या होते हैं बेटा। क्या होते हैं? कंसीक्वेंसेस, या इसको हम लोग एकदम लेमैन की लैंग्वेज में कहें तो इंपैक्ट क्या पड़ता है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, सिचुएशन क्या है, क्लियर कर लिया। दूसरा रीजन क्या है, क्लियर कर लिया। अब इसकी इकोनॉमी पे क्या कंसीक्वेंसेस हैं, इसकी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ते हैं। बेटा इंपैक्ट ना बेसिकली 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला होता है आउटपुट पर, ठीक है, दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट पर, और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं जनरल प्राइस लेवल। क्या होता है बच्चों? जनरल प्राइस लेवल। अच्छा बेटा, आउटपुट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब कि अब एक्सेस कैपेसिटी इकोनॉमी में है नहीं, रिसोर्सेज और ज्यादा यूज हो सकते नहीं, तो आउटपुट तो शॉर्ट टर्म में बढ़ाना इम्पॉसिबल है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो आउटपुट पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये रहता है कांस्टेंट, एकदम कांस्टेंट। एम्प्लॉयमेंट बेटा पहले ही फुल्ली एम्प्लॉयमेंट लेवल पे था वो, तो इसके बाद और क्या एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, तो ये भी क्या रहता है? कांस्टेंट। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब एग्जाम में जब आंसर शीट लिखोगे, मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा एग्जाम में कैसे आंसर वगैरह लिखने, तो वहां से आप देख लेना। एम्प्लॉयमेंट मतलब कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट आर कंसीडर्ड टू बी रिमेन्स कांस्टेंट। ऑलराइट, थर्ड यहां पड़ेगा इंपैक्ट, क्योंकि डिमांड ऊपर, सप्लाई तो वही है। अब वो डिमांड ऊपर होने के नाते जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, और प्राइस बढ़ेगा, इसका मतलब जनरल प्राइस लेवल में जो चेंज आएगा दैट विल बी वेरी वेरी इंक्रीज। इतना ऊपर चला जाएगा वो कि फिर इकोनॉमी को जो है डिस्टेबलाइज समझो आप, और फिर स्टेबलाइज करने के लिए फिर कैसे कैसे तरीके लगाने पड़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये 3 चीजें हो गई। इसके बाद बेटा इसी सिचुएशन को हम लोग कर्व में एक बार रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें करते हैं? कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं। पॉज लेके वगैरह स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना बेटा, ठीक है। आपकी एग्जाम है, एग्जाम के लिए जल्दी से जल्दी जितना रिवीजन हो सके उतना अच्छे से रिवीजन कीजिए और तैयार कर लिए। देखिए ये सिचुएशन है, ये कर्व है, ठीक हो गया। ये अपने को पता है ये एक्स एक्सिस है, ये अपने को पता है ये वाई एक्सिस है। हम यहाँ पे क्या शो करते हैं बेटा? इनकम कह लो, जीडीपी कह लो, तो बचपन से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया अपना आउटपुट, ये अपना ओरिजिन हो गया, और इस पर हम क्या शो करेंगे? इस पर हम लोग एडी शो करेंगे, इस पर हम एएस शो करेंगे, ठीक है। वैसे इसमें एक चीज और भी शो करेंगे अपन, AD1 कह लो इसको, ठीक है। देखो ये क्या चीज है बेटा? एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री पे होती है, नो प्रॉब्लम, नहीं भैया बिल्कुल दिक्कत नहीं है कोई। यहां से हम लोग अपनी एडी उठाते हैं,
एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इस लेवल पे क्या मिला था बच्चों, इक्विलिब्रियम, एडी बराबर एस, इक्विलिब्रियम मिल गया था इकोनॉमी को। अब थोड़ा सा अगर इंजेक्शन होगा, इंजेक्शन मतलब जब एडिशनल डिमांड बढ़ेगी फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी, किसी वजह से बढ़ सकता है बेटा, या तो कंजम्पशन से बढ़े या इन्वेस्टमेंट से बढ़े, जो आपने अभी पढ़ा। मान लो ये यहां हो गया, ठीक हो गया। अब इसको क्या कह रहे हैं आप, ये AD1 है। अब यहां इक्विलिब्रियम मिल रहा था, इसको मैं नीचे लिख देता हूं। ये जो आप लेवल देख रहे हो ना, ये वाला, ये पूरी जो आप ये देख रहे हैं गैप, इसी गैप को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्या कहते हैं बच्चों, इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप refers to that gap where actual aggregate demand exceeds over required aggregate demand corresponding to full employment in an economy. Alright? तो ये चीज इन्फ्लेशनरी गैप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए प्लीज। इन्फ्लेशनरी गैप बेसिकली वो गैप है जहां पर एक्चुअल जो है वो रिक्वायर्ड से ज्यादा हो रहा है। इसको दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि एक्सेस डिमांड कह लो, एक्सेस डिमांड कह लो या इन्फ्लेशनरी गैप कह लो, एक ही बात है। और इस वर्ड से आपको कुछ समझ में आ रहा है बच्चों, इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब ये वाला समझो जरा, क्या है इन्फ्लेशनरी मींस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब मार्केट में प्राइस ऊपर, और मार्केट में प्राइस ऊपर होते ही महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो इकोनॉमी के लिए कोई अच्छी बात थोड़ी है। महंगाई अगर बढ़ती रहने लगी तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग कैसे उस अपने सर्वाइवल को मेक श्योर करेंगे, है ना इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम। तो यहां पर फिर आपने अगर बैंकिंग पढ़ी है तो बैंकिंग में याद है ना, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी लगा के इन्हीं को तो स्टेबलाइज करने की कोशिश करते थे। इकोनॉमी को स्टेबलाइज ही तो करते रहना है। ऑलराइट, अच्छा ये पूरा अगर आपको समझ में आ गया तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे डिफिशिएंट डिमांड। डिफिशिएंट डिमांड का मतलब हुआ जहां पर आपका एग्रीगेट डिमांड आपके एग्रीगेट सप्लाई से कम है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड आपका एग्रीगेट सप्लाई से कम है, इसका मतलब कि मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। मान लीजिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे 100 यूनिट को प्रोड्यूस किया गया, फुल एम्प्लॉयमेंट, सारे रिसोर्सेज को यूज कर लिया गया और 100 यूनिट को भी आउटपुट के रूप में प्रोड्यूस किया पूरी इकोनॉमी के अंदर। अब उम्मीद यह है कि लोग खरीदेंगे, और अगर 100 ही खरीद ले तो फिर तो इक्विलिब्रियम आ जाएगी। लेकिन सिचुएशन कुछ अलग होती है। सिचुएशन क्या होती है, बनाए 100 यूनिट है पर डिमांड आई 80 यूनिट की। एग्रीगेट डिमांड कितनी आई, 80 यूनिट की। अब इस केस में आप मुझे बताइए कि 100 यूनिट आपके पास ऑलरेडी है, डिमांड कितनी की आई 80, तो ये जो 20 यूनिट आपके पास ऑलरेडी बचेगा फर्मों के पास, प्रोड्यूसर्स के पास, क्या आप उसको अनसोल्ड स्टॉक नहीं कहोगे? बिल्कुल कहेंगे भैया। अनसोल्ड स्टॉक नहीं कहोगे, कहेंगे। अनसोल्ड स्टॉक मतलब ये भी तो हो गया कि इकोनॉमी जो है अपनी फुल्ली कैपेसिटी पर जितना प्रोड्यूस कर रही है उससे कम एग्रीगेट डिमांड। कम एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये स्टेटमेंट देखो, when aggregate demand is less than aggregate supply at full employment level in the economy। इकोनॉमी के अंदर जितना भी कैपेसिटी यूटिलाइज था सब कर लिया, उसके बाद भी हमारा डिमांड थोड़ा सा कम आया है। अब डिमांड कम आएगा, इसी हम 20 को अनसोल्ड स्टॉक। अच्छा एक मुझे बात बताओ बेटा, जब अनसोल्ड स्टॉक होगा तो क्या फर्म आगे प्रोड्यूस करेगी? आप बताओ, नहीं करेगी ना। पहले जो बचा है उसे तो यूटिलाइज कर लें, पहले तो उसे बेच लें, बाद में करेंगे प्रोड्यूस। इस चक्कर में आपका जो प्रोडक्शन है वो नीचे जाएगा। क्या होगा? प्रोडक्शन नीचे जाएगा, और प्रोडक्शन नीचे जाने से ही, प्रोडक्शन के नीचे जाते ही इनकम लेवल भी कम होगा। इनकम लेवल कम होगा, और इनकम लेवल के कम होते ही कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। कंजम्पशन कम होते ही सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और यहां पर हम लोग अब ये रीजन सीख लेते हैं कि किन कारणों से हमारी ये डिफ्लेशनरी गैप, जिसको मैं अभी आगे पढ़ा रहा हूं, या डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन आती है। तो बेटा पहला क्या है, जो हमने पहले पढ़ा था ना बच्चों, रीजन एक्सेस वाले में, उसका एकदम रिवर्स कर देना है। वहां क्या पढ़ा था भैया? हमने पढ़ा था कंजम्पशन जो है वो बढ़ रही थी। यहां कंजम्पशन बढ़ेगी बेटा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, कम हो गई। कंजम्पशन कम होने की वजह से भी होता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट, प्रोड्यूसर जो है पैसा कम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन ये है कि ज्यादा मार्केट के अंदर अब डिमांड है नहीं, तो जब कम प्रोड्यूस करेंगे तो कम प्रोड्यूस करने की वजह से उन लोगों का इन्वेस्टमेंट कम, इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से उनकी इनकम कम, इनकम कम मतलब कंजम्पशन कम, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड अल्टीमेटली फिर इवेंचुअली कम हो जाती है। तीसरा आता है बेटा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मान लो गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है,
गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है, बोरोविंग करनी पड़ रही है और वो बोरोविंग करना नहीं चाहते। इस केस में गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्च नहीं करेगी, गवर्नमेंट जो है रोड, ब्रिज, ट्राम वगैरह पे इतना खर्च नहीं करेगी। जब खर्च नहीं करेगी तो एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा लोगों को? मिलेगा नहीं तो इनकम नहीं मिलेगी, इनकम नहीं मिलेगी तो बेचारे डिमांड क्या करेंगे? डिमांड नहीं करेंगे, इसी वजह से तो ये नीचे गई है, इसी वजह से तो ये नीचे गई है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब ये कम करते हैं तो भी एग्रीगेट डिमांड हमारा कम हो जाता है। अगला, अच्छा वहां पर मैंने बोला था रिडक्शन इन इनपुट, यहां पे क्या होगा बेटा? यहां पे होगा इंक्रीज इन इंपोर्ट। मतलब कि अगर इंपोर्ट बढ़ जाए, इंपोर्ट के बढ़ने से हम दूसरे देश से ज्यादा खरीदेंगे, अपने देश से कम खरीदेंगे, और अपने देश से कम खरीदने का मतलब है डिमांड को कम कर लेना, एडी नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब यहां रिवर्स करना है, इंक्रीज हुआ था तो यहां पर हम रिडक्शन को एक्सपोर्ट, जो रिडक्शन होगा वो एक्सपोर्ट में होगा। मतलब हम दुनिया को या दुनिया के जो देश हैं उनको हम अगर कम बेचेंगे तो कम बेचने का मतलब हम प्रोड्यूस भी कम कर रहे होंगे, और जब ये सिचुएशन आएगी कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रहा है, एक्सपोर्ट की कम होने की वजह से फिर हम यहां पर कम प्रोड्यूस करेंगे, और कम प्रोड्यूस का मतलब जो डिमांड हमारी जो बनेगी वो बहुत अच्छी नहीं बनेगी। अच्छी ना होने का इन द सेंस इकोनॉमी के अंदर एएस से नीचे हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद डेफिसिट फाइनेंसिंग वगैरह को यहां पे लिखने की जरूरत एट सच नहीं है। ठीक है, ये कम से कम आपके जो 5 कारण है, इन 5 कारणों को आपको याद रखना है। अच्छा, पब्लिक बोरोइंग आप समझ सकते हो। पब्लिक बोरोइंग का मतलब हुआ कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल बैंक से, आरबीआई से जब पैसे ले, और पैसे ही कम लेगी, जब पैसे उनके पास होगा ही कम, खैर वो गवर्नमेंट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। जब पैसे कम होंगे तो मार्केट के अंदर पैसा मनी सप्लाई के रूप में जाएगा नहीं, और वो जाएगा नहीं तो लोगों के पास पहुंचेगा नहीं, इनकम पहुंचेगी नहीं तो कंजम्पशन क्यों होगा, कंजम्पशन नहीं होगा तो फिर एडीबी क्यों होगा। ये पूरी चेन है। ठीक है, ऑलराइट, इकोनॉमी के अंदर तो सब चेन से ही होता है, एक चीज खराब हुई, लाइन से सब कुछ खराब होता चला जाता है। ठीक है, तो बेटा ये हो गया रीजन। अब हम बात कर लेते हैं इसका इंपैक्ट। क्या पढ़ते हैं? इंपैक्ट पढ़ते हैं बेटा। तो इंपैक्ट में आप जरा ध्यान से देखो, इंपैक्ट हमने क्या पढ़ा था भैया? हमने पढ़ा था कि 3 तरीके के इंपैक्ट पढ़ते हैं इस सिचुएशन के, 3 तरीके के इंपैक्ट। पहला कौन सा है? आउटपुट। दूसरा कौन सा है? अगेन एम्प्लॉयमेंट। ठीक हो गया। और जनरल प्राइस लेवल, जीपीएल। ठीक है, जीपीएल। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं? आउटपुट। तो डिफिशिएंट डिमांड का आउटपुट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा बेटा? देखो, आउटपुट विल फॉल डाउन, ये और गिर जाएगा। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या बेटा? इनकम ऑलरेडी ज्यादा है, एस मतलब क्या? वाई ना, वाई तो ऑलरेडी ज्यादा है। जो ज्यादा है, अब जब सामान आप कम प्रोड्यूस करोगे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अनस्टोल्ड स्टॉक इतना सारा है, तो उसके लिए आपको जितने भी आपके पास लोग हैं लेबर, उनको आप क्या करना शुरू कर दोगे? हटाना शुरू करोगे। यहां पे अब एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी जिसे हम कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जो आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में सीखा था। ठीक है, जहां तक बात जनरल प्राइस लेवल की है, जब लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, जब डिमांड नहीं करेंगे तो प्राइस लेवल विल गो डाउन, और इसकी वजह से एक चीज क्रिएट हो जाएगी जिसको हम कहते हैं रिसेशन। क्या कहते हैं? रिसेशन या मंदी, उसको हम लेटम में कहते हैं। तो मंदी बढ़ जाएगी, मंदी के बढ़ने से लोगों के जेब में पैसे नहीं होगा तो खरीदेंगे क्या वो, और खरीद नहीं रहे तभी तो ईडी कम है। अच्छा, ये हो गया आपका इंपैक्ट। क्या हो गया बच्चों? ये हो गया इंपैक्ट। डिफिशिएंट डिमांड का क्या इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के अंदर, हमने कॉजेस भी कर लिए। एक जो कॉज बेटा और हो सकता है वो ये हो सकता है कि टैक्सेस। क्या हो सकता है? टैक्सेस। अगर सरकार जो है वो टैक्सेस को बढ़ा दे, इंक्रीज अगर कर दे टैक्स को, तो टैक्स को इंक्रीज करने से जनता के हाथ में बैलेंस कम होगा, और जब बैलेंस कम होगा तो फिर डिमांड कहां से करेंगे? करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए ऐसी सिचुएशन में, अगर इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो फिर टैक्सेस को कम कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है वो जनता के हाथ में रहें, पब्लिक के हाथों में रहें, और उसका इस्तेमाल वो डिमांड को क्रिएट करने में ज्यादा से ज्यादा करें बच्चों। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और उस केस में आप जाओगे, उस केस में एग्रीगेट डिमांड वाले में जाएंगे तो इसी का रिवर्सल पॉइंट है, टैक्स में ही रिवर्सल है। यहां पे क्या हो रहा है? इंक्रीज, वहां पे क्या हो रहा होगा? डिक्रीज। ठीक है, ये पॉइंट, आई होप ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग फटाफट से एक कर्व बनाते हैं, जिस कर्व में हम लोग डिफ्लेशनरी गैप को शो करेंगे बेटा। किसको शो करेंगे? डिफ्लेशनरी गैप को। डिफ्लेशनरी गैप किस वजह से आता है? डिफिशिएंट डिमांड की वजह से। तो ये क्या गया बेटा? एग्रीगेट सप्लाई, विच इज ऑल्सो नोन एज इनकम। इसके बाद ये आपका जो गया, ये आपकी एडी है। एडी का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है ये बेटा।
कितने पर? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि पूरी इकोनॉमी जो है सारे रिसोर्सेज को यूज करके 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। एग्रीगेट डिमांड कितना है? 80, ठीक है, और सप्लाई कितनी? 100। बताइए 20 यूनिट्स का यहाँ पे जो गैप होगा, दैट गैप इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप। यहां पे क्या मिल गया था? इक्विलिब्रियम। अब ये नीचे आएगा, नीचे आएगा क्योंकि कंजम्पशन कम है। ये देखिए, अब ये हम क्या बोल सकते हैं? ये बेटा प्लान्ड है। क्या है? ये प्लान्ड है और ये फुल था। तो ये जो गैप आप देख रहे हो, दैट गैप, दिस गैप इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप विच इज ऑल्सो नोन एज डिफिशिएंट डिमांड। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो है टॉपिक यहां पर आप फिनिश कर लिए। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट जरूर कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लो। सेकंड पार्ट मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा आपके साथ। आपको सिर्फ इतना करना है, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। वीडियो को लाइक करके अपने प्यारे से वैल्यूएबल कमेंट्स कर दीजिए और अपने सभी क्लासमेट और फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर कर दीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।